नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे थे पीजीसीआईएल टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर पेपर। अभी तक हमने टोटल 30 क्वेश्चंस को देख लिया है, 30 क्वेश्चन तक देख लिया है। 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं प्रॉपर वे में। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो जाके पहली वीडियो देख लें। ये सेकेंड पेपर है। इस पेपर में दोस्तों टोटल 120 क्वेश्चन है और हमने अब तक 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इस पेपर का ये सॉल्यूशन पार्ट नंबर 2 है। तो दोस्तों ज़रा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अ पोकर इज़ यूज टू। दोस्तों पोकर क्या होता है, पहले हम जानते हैं कि पोकर क्या होता है। पोकर दोस्तों एक इलेक्ट्रीशियन टूल है, इलेक्ट्रिकल का एक टूल है जिसकी सहायता से हम जितने भी लकड़ी के बोर्ड होते हैं उसमें हम होल करते हैं। अब होल क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी लकड़ी का बोर्ड नया आता है उसमें कोई होल नहीं होता, और होल ना होने की वजह से हम उसमें भी कोई स्क्रू या कोई बोल्ट नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि बोर्ड है तो हमें कहीं ना कहीं लगा के उसे दीवार में या फिर कहीं पे भी लगा के उसे टाइट करना पड़ेगा, और अगर उसमें स्क्रू या बोल्ट नहीं लगा होगा तो हम टाइट कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये पोकर जो है क्या करता है, उसी लकड़ी के बोर्ड में होल करता है, छेद करता है, जिसकी सहायता से हम स्क्रू या बोल्ट को टाइटली लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। मेक पायलट होल्स टू फिक्स वुड स्क्रूव्स। ठीक है, मतलब ये जो है पोकर जो है होल करता है लकड़ी में, और जिसकी सहायता से हम अपनी लकड़ी को स्क्रू से की सहायता से फिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कंटेस्ट ऑफ अ फर्स्ट एड द फुल फॉर्म ऑफ एबीसी सिस्टम। देखिए फर्स्ट एड ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी यहाँ पे इसे क्यों इंक्लूड किया गया है, इसके पीछे रीज़न ये है कि दोस्तों जैसे हम कहीं भी आप इलेक्ट्रिकल में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आग लग सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो जो भी कोई इंसान वहाँ पे काम कर रहा है आपके साथ, अगर वो घायल होता है तो उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, वो सब फर्स्ट एड के अंतर्गत आता है। तो यहीं पे एक सिस्टम होता है एबीसी सिस्टम, और इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि इस एबीसी सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इस एबीसी सिस्टम का फुल फॉर्म होता है एयर वे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। देखिए कोई भी बंदा, अगर कोई भी चाहे वो आग लग गई हो या फिर किसी तरह की चीज़ें आपके घटना, मतलब आपके सब स्टेशन या फिर आप जहाँ भी काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में या फिर कहीं किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं तो जो भी बंदा वहाँ पे चोटिल होता है तुरंत उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। अब तुरंत ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई अब ऐसा तो होगा नहीं कि डॉक्टर आपके बगल में बैठा होगा। तो इसीलिए कुछ चीज़ें जो भी आसपास के बंदे हैं उन्हें करनी चाहिए, उसे ही फर्स्ट एड बोलते हैं। ये एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, प्राथमिक चिकित्सा जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो भी बंदा है उसे हम देखते हैं कि उसके वो सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, और उसका प्रॉपर सर्कुलेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीज़ें, मतलब प्राइमरी चीज़ें सारी देखी जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, एयर वे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, अ 3 फेज इंडक्शन मोटर द डबल केज रोटर इज यूज्ड फॉर। देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर, मैंने आपको बताया था मोटर क्या होती है। मोटर क्या होती है दोस्तों, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, पहली चीज़, मोटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। दूसरी चीज़, इंडक्शन मोटर वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मोटर है। अगर कोई ऐसी मोटर जिसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो है इंडक्शन मोटर। ठीक है, इंडक्शन मतलब हिंदी में हम बोलते हैं प्रेरण मोटर। जो भी बंदे अगर हिंदी में जानना चाहते हैं तो इसे बोलते हैं प्रेरण मोटर। ठीक है, प्रेरण का नाम आया है, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि ये एसी प्रत्यावर्ती धारा वाली मोटर है, डीसी पे ऑपरेट नहीं होती है। ठीक है, अब इंडक्शन मोटर 2 टाइप की होती है। पहला होता है स्क्वायरल गेज टाइप। ठीक है, स्क्वायरल गेज टाइप, और दूसरा होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब इसमें जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है दोस्तों, वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाली होती है। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, पर जो स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर होती है उसका
स्टार्टिंग टार्क लो होता है, ठीक है। अब स्टार्टिंग टार्क लो होता है, इसी स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा करने के लिए हम स्क्वायरल गेज में ही एक और नई डिज़ाइन का यूज करते हैं, जिसे डबल केज रोटर बोलते हैं, ठीक है। अब डबल केज रोटर, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, रोटर पे 2 वाइंडिंग होती है, ठीक है। इन वाइंडिंग्स का कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो अंदर होती है, जो वाइंडिंग डबल केज में अंदर होती है, अंदर की तरफ होती है, वो हाईली इंडक्टिव होती है और लो रेजिस्टेंस की होती है। हाईली इंडक्टिव और लो रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वाइंडिंग डबल केज रोटर में होती है, जो अंदर की ओर होती है, वो हाईली इंडक्टिव होती है और लो रेजिस्टेंस वाली होती है, और जो बाहर की होती है वो लो इंडक्टिव और हाई रेजिस्टेंस की होती है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें यही पूछा है कि इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर डबल केज रोटर इज यूज्ड फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द इफिशियंसी ऑफ अ सेल कैन बी कंसीडर्ड इन। इफिशियंसी ऑफ अ सेल, सेल की बैटरी की इफिशियंसी क्या होती है, यानी इफिशियंसी यानी दक्षता क्या होती है, या फिर इसकी यूनिट क्या होती है। तो दोस्तों सेल की इफिशियंसी को एम्पियर आवर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेल की इफिशियंसी एम्पियर आवर में रिप्रेजेंट होती है। अब बाकी जो ऑप्शन दिए हुए उन पे हम विचार कर लेते हैं। एचपी, मोटर का आउटपुट अक्सर एचपी में दिया होता है, ठीक है। वाट जो है दोस्तों पावर की यूनिट होती है, आप ध्यान में रखिएगा, वाट पावर की यूनिट होती है। और केवीए ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मैग्नेटिक पोटेंशियल इन अ मैग्नेटिक सर्किट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। देखिए, जैसे दोस्तों इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वैद्युत सर्किट में विभवांतर होता है, उसी तरह जो मैग्नेटिक सर्किट होती है, चुंबकीय सर्किट होती है, उसमें फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए कुछ तो चीज़ें होती है, उसे ही हम बोलते हैं एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। इसको इंग्लिश इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। और जो इसकी यूनिट होती है दोस्तों वो होती है एम्पियर वर्तन, ठीक है। एम्पियर टर्न इंग्लिश में बोलते हैं और टर्न को हिंदी में वर्तन बोलते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है एम एफ इज इक्वल टू एन आई, एन नंबर ऑफ टर्न और आई करंट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ अ डीसी सर्किट इज। पावर फैक्टर डीसी सर्किट का क्या होता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। दोस्तों एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, डीसी सर्किट में ना इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है और ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। डीसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों वो यूनिटी होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, surface state of the conductor and the distance between the conductor and line voltage values are responsible for the production of। देखिए इसमें ये क्वेश्चन बोला है कि जो एटमॉस्फेयर, जो वातावरण की कंडीशन होती है, और जो कंडक्टर का सरफेस होता है उसकी जो कंडीशन होती है, और कंडक्टर के बीच में जो दूरी होती है, और जो वोल्टेज होता है, जो लाइन वोल्टेज होता है, वो किस चीज़ के लिए, मतलब उस ऐसा इन जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो दोस्तों कोरोना के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोरोना क्या होता है। कोरोना दोस्तों एक घटना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जिसके बारे में आप पढ़ भी चुके होंगे। इसमें क्या होता है कि जब 2 ओवरहेड लाइंस जिनके बीच की डिस्टेंस कम होती है और उनके बीच जो वोल्टेज होता है, जो लाइनों का वोल्टेज है वो बहुत ही हाई हो, 2 लाइनें जा रही हैं और इन लाइनों का वोल्टेज बहुत ही हाई हो, तो इससे क्या होता है दोस्तों
आसपास की जो एयर होती है, जो यहाँ पे एयर है, ये कंडक्टर जा रहा है, ये कंडक्टर जा रहा है, ठीक है, और ये दोनों कंडक्टर जो है बहुत ही हाई वोल्टेज के हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, सपोज 2 कंडक्टर जा रहे हैं और इन दोनों कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस कम हो, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, जो दूरी हो वो कम हो, और कंडक्टर हाई वोल्टेज पे हो, तो क्या होता है, चूंकि ये जो ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर होते हैं वो नंगे वायर होते हैं, वायर कंडक्टर होते हैं, तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो ये आसपास की एयर है ये भी आयनाइज हो जाती है। आसपास की जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है। अब आयनाइज होने का क्या मतलब है? आयनाइज होने का मतलब है दोस्तों कि आसपास की एयर भी कंडक्टिव हो जाती है, यानी करंट फ्लो होने लगती है उसमें, और इससे जो है बहुत ही ज़्यादा आवाज़ निकलती है और एक ब्लूइश कलर का रंग मतलब प्रकाश निकलता है, जिसे ही हम कोरोना बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ अ नियर जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट? कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका तापमान गुणांक, हिंदी में इसको बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट, तापमान गुणांक क्या होगा, मतलब जीरो होगा। कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका तापमान गुणांक जीरो के इक्वल होगा? अभी मैंने पिछले कुछ जो भी एक क्वेश्चन पीछे आया हुआ था उसमें ये बताया था कि मैग्नीन एक ऐसा मटेरियल है जिसका तापमान गुणांक जीरो होता है, ठीक है। मैग्नीन एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका तापमान गुणांक जीरो के इक्वल होता है। इससे पहले दोस्तों जो मैंने सॉल्व कराया था उसमें आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जिन्होंने भी नहीं नोट किया था उस टाइम, अब तो नोट कर लो यार, क्योंकि ये क्वेश्चन आया इसका मतलब इंपॉर्टेंट था। मैंने तब भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। और मैग्नीज का यूज़ दोस्तों अमीटर का जो परास बढ़ाने के लिए इसके पैरेलल में जो संट लगाते हैं, उस संट को बनाने के लिए मैग्नीन का यूज करते हैं, ठीक है। उस संट को बनाने के लिए मैग्नीन का यूज़ करते हैं। पीछे क्वेश्चन में मैंने ये बात भी बताई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यूरेका वायर इज यूज्ड एज, यूरेका वायर का यूज़ कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जाता है? तो यूरेका वायर का यूज़ दोस्तों एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस किया जाता है। यूरेका वायर का यूज़ एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस के रूप में किया जाता है। और इसके अलावा एक चीज़ दोस्तों कि यूरेका जो वायर होता है उसका यूज़ तो चलिए वेरिएबल मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस में तो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कभी ये होता है कि ऑप्शन में वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं आता। वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है। तो यूरेका वायर परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन कभी कभी ये ऑप्शन में नहीं रहता है, तो क्या रहता है, कभी कभी ऑप्शन में रहता है हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध। तो आप समझ रहे होंगे कि यूरेका वायर का यूज उच्च प्रतिरोध के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। अब यूरेका कौन सी धातु है? यूरेका दोस्तों एक मिश्र धातु है। अब क्या क्या इसमें मटेरियल यूज होता है इसको बनाने में, तो आप जान लीजिए। कॉपर का यूज़ होता है और निकिल का यूज़ होता है। कॉपर और निकिल दोनों का यूज़ होता है। अब कॉपर 60% होता है और निकिल 40% होता है। कॉपर 60%, निकिल 40%। इस चीज़ को बेहद ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कभी कभी संगठन पूछ लेता है कि यूरेका मटेरियल का संगठन क्या होगा, तो आपको बताना है कि कॉपर 60% और निकिल 40% होता है। और इसके अलावा कभी कभी ऑप्शन में एक चीज़ और आ जाती है, उसे भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कभी कभी पूछ लेता है कि ट्रेड नेम क्या होता है, यूरेका का ट्रेड नेम क्या होता है। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज जाते हैं। और भी रिसेंटली किसी एग्ज़ाम में आया हुआ था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है उस एग्ज़ाम का, पर ट्रेड नेम पूछा था। उसमें क्वेश्चन था द ट्रेड नेम ऑफ यूरेका वायर इज। तो आपको बोलना है दोस्तों कि ट्रेड नेम जो होता है यूरेका का वो होता है निकिल कॉपर एलॉय, क्योंकि ये निकिल और कॉपर से ही मिलके बना होता है। अभी मैंने आपको बताया कॉपर 60% और निकिल 40%। तो इसको जो है, इसका जो ट्रेड नेम है वो निकल कॉपर एलॉय है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन से मैंने 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते जाइए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन इंडक्शन मोटर द परसेंटेज स्लिप इज फाउंड इन द रेंज ऑफ। इंडक्शन मोटर, प्रेरण मोटर में स्लिप, परसेंटेज स्लिप कितनी होती है, तो उसका रेंज क्या होता है?
तो दोस्तों पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्लिप क्या होती है। देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं स्लिप स्पीड की। ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं स्लिप स्पीड की, ना कि परसेंटेज स्लिप की। हम बात कर रहे हैं स्लिप स्पीड की। हिंदी में शायद सरपड़ बोलते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। स्लिप को शायद सरपड़ बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है हिंदी में, ठीक है। तो स्लिप स्पीड होती है दोस्तों NS माइनस NR। स्लिप स्पीड क्या होती है? NS माइनस NR। फिर से देखिए, स्लिप स्पीड इज इक्वल टू NS माइनस NR। अब NS क्या है? NS हमारी सिंक्रोनस स्पीड है, NS सिंक्रोनस स्पीड है, और NR रोटर की स्पीड है, NR रोटर की स्पीड है। इसका कहने का मतलब ये हुआ सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच के अंतर को स्लिप स्पीड कहते हैं। ये पहली बात हो गई। ध्यान रखिएगा, कभी कभी परसेंटेज स्लिप नहीं पूछता है, पूछता है स्लिप स्पीड। तो स्लिप स्पीड दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के अंतर को कहते हैं स्लिप स्पीड। अब बात कर लेते हैं परसेंटेज स्लिप की। परसेंटेज स्लिप होती है दोस्तों S इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS गुणे 100, ठीक है। NS माइनस NR अपॉन NS गुणे 100 ये परसेंटेज स्लिप होती है। और जो इंडक्शन मोटर में परसेंटेज स्लिप होती है वो यूजुअली सामान्यतः 1 से 5% के बीच में होती है। ये एक डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, 1 से 5% के बीच होती है। अब ये मतलब 1 से 5% होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों, हम एक एग्जांपल के थ्रू इसका मतलब समझेंगे। देखिए, कोई सपोज कोई एक इंडक्शन मोटर है, कोई एक प्रेरण मोटर है जिसमें नंबर ऑफ पोल्स की संख्या 4 है, नंबर ऑफ पोल्स की संख्या 4 है, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 है। अब इसकी कोई कह दे कि आपको इसकी सिंक्रोनस स्पीड बताइए, तो सिंक्रोनस स्पीड आप कैसे निकालेंगे? NS इज इक्वल टू 120F अपॉन P, ठीक है। आपके पास एक इंडक्शन मोटर है, प्रेरण मोटर है, जिसमें नंबर ऑफ पोल्स 4 हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, और अब आपको इसकी सिंक्रोनस स्पीड निकालनी है। और सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P। अब आइए कैलकुलेट करते हैं। NS इज इक्वल टू 120F, सॉरी एक मिनट, NS इज इक्वल टू 120F। F की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 50 हर्ट्ज, और पोल की संख्या मैंने 4। अब 4 1 जा 4, 4 3 जा, मतलब गुणा करेंगे आप 1500 RPM स्पीड आएगी। ध्यान रखिएगा, हमने जो सिंक्रोनस स्पीड निकाली है वो 1500 RPM है, ठीक है, 1500 RPM। अब देखिए, सिंक्रोनस स्पीड 1500 RPM है, और आप ध्यान रखिएगा जो प्रेरण मोटर होती है वो कभी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं घूमती है, वो सिंक्रोनस स्पीड से कम पे घूमती है, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड से कम पे घूमती है। अब जैसे ये घूमेगी 470 पे, सपोज हम मान लेते हैं कि ये 470 पे घूम रही है, ठीक है। अब हम स्लिप कैसे निकालेंगे? S इज इक्वल टू 1500 माइनस 470 अपॉन 1500 गुणे 100, ठीक है। अब जो भी आप इसको कैलकुलेट करके दोस्तों पाएंगे, चलिए मैं आपको कैलकुलेट करा देता हूँ एक बार। 30/1500 गुणे 100, ठीक है। यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि 2% स्लिप आएगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? आइडियली कंडीशन में भी यही, प्रैक्टिकली कंडीशन में भी दोस्तों यही होता है कि इसकी स्लिप जो है 1 से 5% के बीच वेरी करती है। कभी कभी दोस्तों एक क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको ये भी क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ थोड़ा सा मन लगा के सुनिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से डिस्कस कर रहा हूँ, और सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप विश्वास मानिए, जितनी भी आप बुक्स पढ़ेंगे, चाहे वो यूथ पब्लिकेशन की हो, चाहे RK राजपूत हो, सारों में क्वेश्चन यही रखा हुआ है, बस आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैं आपको सब डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसे लिखते जाइएगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों कि यार एक 4 पोल की मोटर है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसकी स्पीड बताइए, इंडक्शन मोटर है, इसकी स्पीड बताइए, तो उसमें 1500 RPM भी ऑप्शन रहेगा। लेकिन आपको 1500 RPM पे टिक नहीं करना है, क्योंकि इंडक्शन मोटर कभी सिंक्रोनस स्पीड पे वर्क नहीं करती है। आपको 1500 के नियरेस्ट खोजना है। कभी कभी 470 दिया रहता है, नियरेस्ट एक ही दो ऑप्शन रहेंगे, 470 या 485, इस तरह के आंसर रहेंगे, और बाकी ऑप्शन थोड़ा दूर दूर रहेंगे। तो इससे आपको समझ में आ जाए कि आपको 470 या 485 या 480 पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों इस क्वेश्चन को लेके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ एन अल्टरनेटर इज। करेक्ट फेज सीक्वेंस क्या होता है दोस्तों अल्टरनेटर का? हम सभी जानते हैं फेज सीक्वेंस होता है RYB। आर का मतलब रेड, वाई का मतलब येलो और बी का मतलब ब्लू। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट M इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द बिलो रिलेशन। ये एक बैटरी का क्वेश्चन है दोस्तों, सेल का क्वेश्चन है। मैंने इससे पहले भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें मैंने ये फॉर्मूला भी आपको बताया था। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था और ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। जो नहीं जानते बच्चे नोट कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी में ही पढ़ते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा जो चीज़ें थोड़ी सी हिंदी में बताई जा सकती हैं उसे मैं बताता चल दूंगा। और इसे बोलते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों Z से। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है M इज इक्वल टू ZIT। इसे आप ध्यान में नोट कर लीजिएगा। M इज इक्वल टू मास, Z इज इक्वल टू वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, I इज इक्वल टू करंट और T इज इक्वल टू समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। सभी को पता है ट्रांसफार्मर क्या है। पहले बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर, इसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों परिणामित्र। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है दोस्तों जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, लो करंट को हाई करंट में, हाई करंट को लो करंट में चेंज कर देती है। ये तो इसका बेसिक फंक्शन हो गया। ट्रांसफार्मर में कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसफार्मर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है इसकी। अब क्यों नहीं चेंज होती है? चलिए, बहुत सारे बच्चों ने ये रट्टा लगाया होगा कि ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होती है, लेकिन क्यों फिक्स्ड होती है? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे दोस्तों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो सुन ले। ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग यानी चल पार्ट नहीं होता है, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। डेट्स वाई ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होती है। और ट्रांसफार्मर दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हीटिंग एलिमेंट ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंस आर मेड ऑफ। जो घरों में हीटिंग एलिमेंट यूज होता है दोस्तों वो किसका बना होता है? तो हीटिंग एलिमेंट जो दोस्तों यूज होता है घरों में वो निकिल क्रोमियम का, नाइक्रोम का बना होता है। ये ऑप्शन नंबर 2 जो दिया हीटिंग एलिमेंट वो निकिल क्रोमियम नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, रेजिस्टेंस बहुत हाई, नोट कर लीजिए, नाइक्रोम रेजिस्टेंस बहुत हाई, तभी तो इसका हीटिंग एलिमेंट भी यूज करते हैं। अब भाई रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी ज़्यादा उष्मा का क्षय होगा, और ज़्यादा उष्मा का क्षय होगा तभी वो हीटिंग एलिमेंट में यूज़ हो पाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके संगठन की। जैसा कि लास्ट में हमने यूरेका के बारे में पढ़ा था, उसी तरह नाइक्रोम के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए नाइक्रोम दोस्तों जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नाइक्रोम मतलब निकिल क्रोमियम, नाइक्रोम मतलब निकिल क्रोमियम। ठीक है, और नाइक्रोम में निकिल कितना होता है? 80%। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ। नाइक्रोम में निकिल जो है 80%। एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। चलिए देखते हैं। अब नाइक्रोम के बारे में मैं बता रहा था, तो इसमें नाइक्रोम जो है दोस्तों वो 80% होता है। ठीक है, नाइक्रोम 80% होता है और क्रोमियम हमारा 20% होता है। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी याद रखिएगा, नाइक्रोम 80% और क्रोमियम 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ CRO।
सीआरओ की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप, ठीक है, कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप। सीआरओ दोस्तों बेसिकली, एक क्वेश्चन और आता है इससे, सीआरओ बेसिकली एक वोल्टमीटर होता है। सीआरओ क्या होता है? बेसिकली एक वोल्टमीटर होता है, और सीआरओ की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ सीरीज सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 100 ओम, द फर्स्ट टू रेजिस्टेंस आर 30 ओम एंड 50 ओम, फाइंड द थर्ड रेजिस्टेंस। देखिए इसमें बोला है कि 3 रेजिस्टेंस टोटल है और तीनों का इक्विवेलेंट 100 ओम है। पहले 2 रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है, तीसरे रेजिस्टेंस का मान आपको बताना है। देखिए अब सीरीज सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो क्या होता है? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोस्तों दिखा ओम 100 ओम दिया है। R1 R2 की वैल्यू दी है 30 ओम प्लस 50 ओम, और R3 की जो तीसरा रेजिस्टेंस है उसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अभी 50 30 80 और ये 80 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो R3 इज इक्वल टू दोस्तों 20 ओम मिल जाएगा हमें। तो 20 ओम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, 20 ओम तीसरा दिया हुआ है, 20 ओम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ। ट्रांसफार्मर अर्थात पैड़ा मित्र किसकी वैल्यू को चेंज करने का काम करता है? तो ट्रांसफार्मर दोस्तों हम सभी जानते हैं कि वोल्टेज को चेंज करने का काम करता है, इसके अलावा यह करंट को भी चेंज करता है। इसके अलावा दोस्तों ट्रांसफार्मर अभी हमने पढ़ा है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ट्रांसफार्मर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है। और इसके अलावा दोस्तों पावर भी ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट होता है। ट्रांसफार्मर में पावर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ वाइंडिंग ऑफ अ जनरेटर हैज़ 2 एंड्स। जनरेटर की वाइंडिंग है जिसके 2 सिरे हैं। वाइंडिंग ऑफ अ 3 फेज जनरेटर हैज़ अ टोटल 6 एंड्स, मतलब 3 फेज वाइंडिंग जनरेटर की उसके 6 सिरे हैं। दीज एंड्स कैन बी कनेक्टेड इन एनी ऑफ द 2 स्टाइल्स नेमली। देखिए जहाँ पे 6 कनेक्शन हो जाए दोस्तों, वहाँ पे जो स्टार डेल्टा स्टार्टर मतलब स्टार डेल्टा की तरह हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। जहाँ पे 6 मतलब सिरे आपको मिले वहाँ पे आप इसको चाहे स्टार में कनेक्ट कर सकते हैं और चाहे डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइडेड इन 3 मेन पार्ट्स नेमली। देखिए जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं दोस्तों, चाहे वो करंट का मापन करते हैं, चाहे वो धारा का मापन करते हैं, चाहे वो पावर का मापन करते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को भी 3 भागों में बांटा गया है, डिफ्लेक्टिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप और इंटीग्रेटिंग टाइप। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है हमारा कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, डिफ्लेक्टिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग टाइप को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेजर्ड इन। मैग्नेटिक फ्लक्स दोस्तों किस में मेज़र किया जाता है, ये मेरा क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर में मेज़र किया जाता है, वेबर में मेज़र किया जाता है, और वोल्ट विभवांतर को वोल्ट में मेज़र किया जाता है, करंट को एम्पियर में मेज़र किया जाता है, और पावर को वॉट में मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस के आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर सर्किट इज। देखिए जो फ्रीक्वेंसी रोटर में इंड्यूस होती है, रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मैक्सिमम कब होती है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर होती है वो इज इक्वल टू होती है एस इंटू एफ। यहाँ पे जो एफ है ये स्टैटर की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, स्टैटर की फ्रीक्वेंसी है। ये जो रोटर की फ्रीक्वेंसी एफ आर है वो मैक्सिमम होती है स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल मतलब जब रोटर घूमता नहीं है, ध्यान रखिएगा, जब रोटर घूमता नहीं है तब, यानी कि एन आर 0। जब रोटर घूमेगा नहीं इसका मतलब एन आर 0, ठीक है। उस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है रोटर की वो मैक्सिमम होती है। अब मैक्सिमम कैसे होती है देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि स्टैंड स्टिल का मतलब होता है जब रोटर घूमता नहीं, रोटर घूमता नहीं इसका मतलब एन आर इज इक्वल टू 0। अब हम निकालते हैं स्लिप। स्लिप इज इक्वल टू क्या होता है, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ठीक है। अब यहाँ पे एन आर 0, एन आर 0 इसका मतलब एन एस अपॉन एन एस,
एन एस कैंसिल आउट, इट मीन्स स्लिप इज इक्वल टू 1, स्लिप इज इक्वल टू 1। अब आइए फार्मूला जो हमने आपको पहले बताया था, एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ। यहाँ पे एस की वैल्यू 1 रख देंगे और गुणे फ्रीक्वेंसी हमारी जो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था, ये एफ जो है हमारा स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है, तो एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। मतलब स्टैंड स्टिल की कंडीशन में जो हमारी रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो इज इक्वल टू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। कभी ये भी ऑप्शन में आ जाए कि जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो स्टैंड स्टिल की कंडीशन में स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। ठीक है, मुझे लगता है दोस्तों आपको ये चीज़ पूरी तरह से अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। सपोज़ हमारी मोटर जो है रनिंग कंडीशन में होती, मैंने आपको पहले बताया था जो इंडक्शन मोटर की स्लिप होती है वो 1 से 5% वेरी करती है। ठीक है, 1 से 5% वेरी करती है। अब मान लेते हैं कि इसकी स्लिप 4% है। ठीक है, स्लिप 4% है, अब मतलब रनिंग कंडीशन में है, तो इसकी रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो एफ आर इज इक्वल टू, इसको हम परसेंटेज से हटाते हैं, ये परसेंटेज में है तो इसको परसेंटेज से हटाते हैं, तो 0.04 100 से भाग दे देंगे और ये 50। आप देखते हैं कि रनिंग कंडीशन में जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है 2 हर्ट्ज होती है। मतलब कमाल की बात आपको देखने को मिली कि स्टेटर की कंडीशन मतलब स्टैंड स्टिल की कंडीशन में जब हमारा रोटर रुका हुआ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज यानी मैक्सिमम, और जैसे ही हमारा रोटर रनिंग कंडीशन में आता है जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो सिर्फ 2 हर्ट्ज रह जाती है। देखिए अब यहाँ पर एक और कंक्लूजन आपको मिला कि जो हमारा मोटर है वो भाई उसमें वेरिएबल है, घूमने वाले पार्ट लगे हुए हैं, इसीलिए उसकी जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है। और यही चीज़ हम ट्रांसफार्मर के लिए कहते हैं कि इसमें कोई मूविंग पार्ट यानी जो घूमने वाला पार्ट होता है वो कोई नहीं होता, मतलब कुछ मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी होती है ट्रांसफार्मर की वो कांस्टेंट होती है। मुझे लगता है दोस्तों आप अब उस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट क्यों होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ VIR? देखिए करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ VIR का फुल फॉर्म होता है वल्कनाइज्ड इंडिया रबर। ठीक है, चलिए ये तो फुल फॉर्म की बात हो गई, ये तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, आप याद कर लेंगे। VIR का फुल फॉर्म होता है वल्कनाइज्ड इंडिया रबर। अब बात कर लेते हैं कि VIR क्या होता है। दोस्तों VIR जो है एक कुचालक पदार्थ होता है, VIR एक कुचालक पदार्थ होता है और इसका वायर या केबल वेल को जो ऊपर का इंसुलेशन होता है उसे देने के लिए हम VIR का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑब्लिक एंड डैश इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर at 500 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अगर हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा आंसर होता है इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें हम पावर को मेज़र करने के लिए इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप वाटमीटर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी हाई, जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी की बात हो यानी 500 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की बात हो तो वहाँ पे हम बोलोमीटर का यूज करते हैं। बोलोमीटर एक ऐसा उपयंत्र होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे पावर को मेज़र करने में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज एनोड। देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारा एनोड कहलाता है और जो हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड कहलाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन इलेक्ट्रिकल वर्ड द सोल्डर यूज्ड इज प्रैक्टिकली ऑलवेज एन एलॉय ऑफ लेड एंड डैश। तो जो हमारा सोल्डर यूज होता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण होते हैं, छोटे छोटे उपकरण होते हैं, उनको हम वेल्डिंग करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, उसमें जो है किसका यूज किया जाता है? तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, उसमें लेड प्लस टिन का यूज किया जाता है, लेड और टिन का यूज किया जाता है। तो हमारा एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों आप इसे नोट करते हुए चलिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप सभी लोगों के लिए। What is the other name of underground conduit pipe wiring? What is the other name of underground conduit pipe wiring?
तो दोस्तों जो अंडरग्राउंड पाइप वायरिंग होती है इसको हम डक्ट वायरिंग और कंसील्ड वायरिंग कहते हैं। डक्ट वायरिंग और कंसील्ड वायरिंग। कंसील्ड वायरिंग क्या होती है दोस्तों? नॉर्मली जो घरों में हम आपने देखा होगा, जो मॉडर्न टाइप की जो वायरिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो वायर होता है वो अंदर डाल के, मतलब दीवारों में अंदर जाके किया जाता है। ऐसे वायरिंग करने से क्या होता है दोस्तों कि जो सुंदरता होती है वो बनी रहती है, मेंटेन रहती है, सुंदरता बढ़ जाती है। क्योंकि जो नॉर्मली हम केसिंग केपिंग यूज़ करते थे वो हम दीवारों पर लगाते थे। ये देखिए केसिंग केपिंग है, दीवारों पे लगाते थे। इससे क्या होता था, थोड़ी सी टूट फूट हो जाने पे बहुत अशोभा महसूस होती थी, चीज़ें सुंदर नहीं दिखती थी। और ये कंसील्ड वायरिंग का यूज़ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सेफ हो गया है, क्योंकि ये दीवारों के अंदर होता है तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी भी इसमें मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि फील्ड फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है? वो आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया मतलब आर्मेचर फ्लक्स का जो फील्ड फ्लक्स पर प्रभाव होता है वो आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज कनेक्टेड टू। देखिए सिंगल फेज की जो मोटरें होती हैं, इंडक्शन मोटर होती है। अब सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर कौन कौन सी होती है इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए शेडेड पोल, एक सेकेंड दोस्तों, शेडेड पोल की जो मोटर होती है वो भी सिंगल फेज मोटर होती है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, और एक मोटर होती है कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। ठीक है, तो ये जो मोटरें होती है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। और इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है दोस्तों वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होता है। अब ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में क्यों कनेक्ट होता है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। जैसे ही हमारा मोटर जो इंडक्शन मोटर होता है सिंगल फेज, वो 70 से 80% की स्पीड प्राप्त करता है। 70 से 80% की स्पीड प्राप्त करता है। इसी स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिसकनेक्ट कर देती है, यानी सर्किट से हटा देती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होती है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होती है। इसके अलावा जैसे ही सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रोटर 70 से 80% स्पीड को प्राप्त करेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से डिसकनेक्ट कर देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इन अ सिंगल फेज रिपल्जन मोटर पावर फैक्टर इज। जो सिंगल फेज की रिपल्जन मोटर होती है इसमें पावर फैक्टर क्या होता है? हाई एट हाई स्पीड, मतलब इसका पावर फैक्टर हाई होता है हाई स्पीड पर। हाई स्पीड पर इसका पावर फैक्टर हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन वेव एसी वोल्टेज इज 10 वोल्ट, व्हाट इज इट्स आरएमएस वैल्यू। देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू दिया है, एक साइन वेव है उसकी मैक्सिमम वैल्यू दिया है। मैक्सिमम वैल्यू होती है दोस्तों Vm इज इक्वल टू 10 वोल्ट। Vm इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अभी हमें आरएमएस वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो Vrms इज इक्वल टू होता है Vm अपॉन √2। Vm अपॉन √2। ठीक है, अब हमें पता है Vm हमारा 10 वोल्ट है और √2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 7.070 जो भी वैल्यू वोल्ट प्राप्त होगा यही हमारा आरएमएस वैल्यू होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हमने करीब 30 क्वेश्चन डिस्कस किए और करीब 40 मिनट के अंदर। तो दोस्तों भले ही क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम हैं, 30 ही हैं, पर मुझे लगता है कि इनको 30 क्वेश्चन के सहारे मैंने आपको कुछ नहीं तो 50 से 60 क्वेश्चन बताए हैं टोटल। ठीक है, और विद एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों वीडियो की महत्ता को समझिए, इसे ऐसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और बार बार देखिए, और हो सके तो नोट्स ज़रूर बनाएं। मैं हमेशा से इस बात पे जोर देता रहा हूँ, नोट्स बनाते चलिए, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। जब चीज़ें एक जगह कंपाइल मिलेंगी, आपको एक रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे एक साथ, तो आपका ही फ़ायदा होना है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।